हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं वो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम श्योर आप लोगों को कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स पता लगने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरी कोशिश यही है कि मेरी हर वीडियो से आप कुछ अमेजिंग सीखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ये सवाल हम ह्यूमंस तब से पूछ रहे हैं जब से हमने ये रियलाइज किया है कि आसमान में चमकते सितारे हमारे सूरज की तरह हैं। तो क्या उन स्टार सिस्टम में भी किसी तरह की लाइफ फॉर्म्स हो सकती है? ये हमारी लाइफ के कुछ बड़े सवालों में से एक है। ये कौन बता सकता है कि हम इस बड़े वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं? शायद यूएस गवर्नमेंट वो एरिया 51 में डेफिनेटली कुछ तो छिपा रहे हैं, या तो वहाँ एलियंस हैं या फिर कोई टॉप सीक्रेट वेपन। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि क्या यूनिवर्स में दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि हमारा वेट कर रही है कि हम उन तक पहुंचे। साइंस काफी लंबे समय से ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या चांसेस हैं कि हम किसी दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन से कांटेक्ट कभी कर पाएंगे या फिर वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। ये सब 1961 में शुरू हुआ जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जहां वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग की खोज करने के बारे में डिस्कशन करना चाहते थे। और उसमें उन्होंने उन सब लोगों को बुलाया जो कि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे। उस मीटिंग में टोटल 12 लोगों को बुलाया गया, लेकिन एक छोटा ग्रुप होने के बावजूद उस ग्रुप में काफी इंपॉर्टेंट लोग थे, जिसमें कि एक फ्यूचर नोबेल प्राइज विनर मेल्विन कैल्विन थे और एक और पर्सन जो कि आगे चलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च करने वाले सबसे फेमस लोगों में से एक बने। उनका नाम कार्ल सेगन था। यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ड्रेक इन सब ब्रिलियंट माइंड को साथ लाने में इतना बिजी हो गए कि वो मीटिंग का एजेंडा ही सेट करना भूल गए। मीटिंग में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, तो एक दिन ड्रेक ने मीटिंग का एजेंडा तैयार करने की कोशिश की ताकि उनके फ्रेंड्स कुछ डिस्कस कर सकें। अगर हम जैसा कोई होता तो वो कोई पीपीटी बनाता या फिर कुछ और एजेंडा आइटम में डालता, मगर ड्रेक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बैठे और उन्होंने एक यूनिक इक्वेशन लिख डाली जो कि बताती है कि एक गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। आज ऑलमोस्ट 60 साल बाद भी ड्रेक की वो इक्वेशन साइंस वर्ल्ड में आइंस्टाइन की E=mc² के बाद सेकंड मोस्ट फेमस फॉर्मूला के तौर पर जानी जाती है। उस इक्वेशन का एम था कि पता लगाया जाए कि एक गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। अभी आपको काफी रिडिकुलस लग रहा होगा, मगर इक्वेशन काफी ही सिंपल है, जिसमें 7 वेरिएबल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि एवरेज है स्टार फॉर्मेशन का हमारी गैलेक्सी में। उसमें से कुछ के पास प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं हमारे सोलर सिस्टम की तरह। एवरेज नंबर ऑफ प्लैनेट्स पर स्टार जिस पे लाइफ हो सकती है। कुछ प्लैनेट्स जिनमें एक्चुअल में लाइफ हो सकती है और उनमें से कुछ प्लैनेट्स जिन पे इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, या कुछ जिन पे इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है जो कि उनके एग्जिस्ट करने के साइन दे सके। और फाइनली लेंथ ऑफ टाइम, जिसमें ये सिविलाइजेशन लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर सके, जिससे कि वो स्पेस में सिग्नल्स रिलीज कर सके। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे काफी बड़ी है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। ये नंबर आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, तो चलो ये ट्राई करते हैं। रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं, जिसका मतलब उन गैलेक्सी में स्टार काउंट काफी ही ज्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते, मगर फिर भी एक एस्टिमेट मेंशन कर देते हैं जो कि है 200 बिलियन ट्रिलियन। जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स जिन पे लाइफ हो सकती है वो काफी ही ज्यादा है। केपलर स्पेस मिशन ने ये कंक्लूड किया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऑलमोस्ट 40 बिलियन अर्थ के साइज जैसे प्लैनेट्स हैं जो कि सन जैसे स्टार के चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, 40 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि हैबिटेबल जोन में हैं, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार से उतनी दूरी पर हैं कि उन पर पानी हो सकता है, और जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ हो सकती है। 1961 में ड्रेक ने उस मीटिंग में इस इक्वेशन को यूज किया और सबने ये कंक्लूड किया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही लगभग 100 मिलियन डिटेक्टेबल सिविलाइजेशन हो सकती हैं। और जी हाँ, ये एस्टिमेट सिर्फ हमारी गैलेक्सी का है जो कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सी का पार्ट है। ये नंबर इतना बड़ा है कि किसी न किसी सिविलाइजेशन को तो हम ह्यूमंस से कांटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन SETI इंस्टीट्यूट, जिसे सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, इसी काम में डेडिकेटेड है और अब तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाया है।
तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इतनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हैं तो वो सब कहाँ हैं? पहले पर्सन जिसने ड्रेक के अपनी फेमस इक्वेशन लिखने से ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही इस सवाल को उठाया था वो थे एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी। फर्मी उस समय अपने 40s में थे और वो ऑलरेडी एक फेमस साइंटिस्ट थे जो कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। उन्होंने ही वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था और उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। 1950 में फर्मी अपने फिजिसिस्ट फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे थे और स्पीड ऑफ लाइट पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा वेयर इज एवरीबडी, सब कहाँ हैं? ये उन्होंने रैंडमली ही कहा था मगर उनके फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि वो एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्मी ने ये रियलाइज किया कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यहाँ लाइफ का होना बहुत ही आम बात होनी चाहिए। उन्होंने ड्रेक की तरह ही खुद की कैलकुलेशंस भी की और सिमिलर कंक्लूजन पर पहुंचे कि एलियंस हर जगह होने चाहिए। हालांकि इंटरस्टेलर ट्रेवल एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन फर्मी ने 10 मिलियन ईयर्स का गैप रखा कि इतने टाइम में कोई ना कोई सिविलाइजेशन तो इस गैलेक्सी में होनी ही चाहिए थी। ये एक लंबा टाइम लग रहा होगा बट मैं आपको बता दूं कि हम ह्यूमंस सिर्फ 2 लाख साल से ही अर्थ पर हैं, लेकिन हमारी अर्थ पर ही कई और स्पीशीज हैं जो कि हमारे से भी पहले से यहाँ पर हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ अर्थ पर ऑलमोस्ट 85 मिलियन ईयर से हैं और शार्क्स की कुछ स्पीशीज तो ऑलमोस्ट 175 मिलियन ईयर्स से यहाँ बिना चेंज हुए एग्जिस्ट करती हैं। फर्मी ने ये पाया कि इस तरह के लंबे समय में सिविलाइजेशंस के पास काफी टाइम है इंटरगैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन का। तभी उन्होंने ये फेमस लाइन कही थी। लेकिन वेयर इज एवरीबडी जो कि बेसिस है फर्मी पैराडॉक्स का, कहता है कि 2 बातें हैं, जिसमें पहली कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का होना और दूसरा हमारे पास उसका कोई एविडेंस ना होना। आई नो ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आज 70 साल के बाद भी क्या हमारे पास फर्मी पैराडॉक्स का जवाब है? तो उसका शॉर्ट आंसर है नहीं, और उसका लॉन्ग आंसर जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अनलेस कि यूएस गवर्नमेंट हमें बता दे कि उन्होंने ऑलरेडी एलियंस ढूंढ लिए हैं या उनसे कांटेक्ट कर लिया है। फर्मी पैराडॉक्स के 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं जिसकी वजह से हमें एलियन सिविलाइजेशन का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। पहला कि या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं, या फिर वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। द ग्रेट फिल्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सजेशंस हैं, उनमें से ही कोई सजेशन की हो सकता है इस फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए। ये भी हो सकता है कि द ग्रेट फिल्टर एक बहुत ही सिंपल केस हो जिसमें लाइफ क्रिएट होती है नॉन लिविंग मैटर से, जिसके इस प्रोसेस को एबायोजेनेसिस कहते हैं। इसे यहाँ अर्थ पर होने में लगभग 2 बिलियन ईयर्स लगते हैं और अगर ये द ग्रेट फिल्टर हो चुका है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम इस यूनिवर्स की इंटेलिजेंट स्पीशीज बन चुके हैं। इसका अपोजिट जो है वो काफी ही डरावना है, क्योंकि अगर एबायोजेनेसिस द ग्रेट फिल्टर नहीं हुआ है और जो भी फ्यूचर में सिविलाइजेशन हमारा वेट कर रही है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती है। अगर हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो आपको एक टॉपिक बार बार आता हुआ दिखेगा और वो है वॉर्स। जी हाँ, हम ह्यूमंस काफी ज्यादा कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे को खत्म करने की, और जब से हमने वेपन्स का यूज करना शुरू किया है हम दुनिया के दूसरे एनिमल्स से अलग हो गए हैं। हम उन वेपन्स से एक दूसरे को ही हमेशा मारते आए हैं और शायद दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी हमारी तरह ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो और अपने आप को ही खत्म करने में लगी हुई हो। अगर देखा जाए तो नेचुरली ही ह्यूमन स्पीशीज स्टार्स को कॉन्कर करने की बजाय अपनी फायर पावर बढ़ाती जा रही है। एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसे हिरोशिमा पर गिराया गया था। उससे 15 किलो टन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हुआ था जिसने ऑलमोस्ट 1,35,000 लोगों की जान ली थी। उसके सिर्फ 16 साल बाद ही रशिया ने अपने सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था जिसे सार बॉम्बा कहते हैं। उसने 50,000 किलो टन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस किया था जो कि ऑलमोस्ट 3300 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रशियंस एक सार बॉम्बा का ऑल्टरनेटिव पर भी काम कर रहे थे जिसका आउटपुट सार बॉम्बा से भी डबल था। इसको सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी
से हम अपने आप को ही खत्म करने में ज्यादा कैपेबल हैं, बजाय इसके कि हम गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में ट्रैवल करें। ये आगे फ्यूचर में होना भी डिफिकल्ट है। अगर दूसरी सिविलाइजेशंस भी ऐसी ही है तो वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या पता एक ऐसी सुपर सिविलाइजेशन हो जो बाकी सारी सिविलाइजेशंस को अपना एनिमी मानती हो। जैसे कि हम स्पेस में हेलो सिग्नल्स भेजते रहते हैं दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये काफी बुरा आइडिया हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दूसरी एलियन सिविलाइजेशन अभी तक चुप बैठी हो और हमारी तरह नहीं सोचती हो। स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि अगर कभी एलियंस यहाँ आते हैं तो जैसे कोलंबस अमेरिका में आया था और नेटिव इंडियंस के साथ काफी बुरा हुआ था, कुछ वैसा ही होगा। कुछ साइंटिस्ट एक और थ्योरी की बात करते हैं जो कि द ग्रेट फिल्टर से कम ही रिलेट करती है, जैसे कि हम एक बहुत ही बड़े मैट्रिक्स का पार्ट हैं और सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये पागलपन की तरह लगता है, लेकिन कई काफी स्मार्ट लोग जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कुछ नासा के साइंटिस्ट और इवन इलॉन मस्क भी ये मानते हैं कि इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये सच है। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स के सॉफ्टवेयर में कोई दूसरी सिविलाइजेशन का फीचर क्यों नहीं है? और अगर सोच कर देखें तो क्यों कोई इतनी ज्यादा कंप्यूटर पावर वेस्ट करके ह्यूमंस को सिमुलेशन में रखेगा? एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि द ग्रेट फिल्टर है ही नहीं और हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। हम काफी एजम्पशंस लगा रहे हैं कि हमें क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। हम सूरज जैसे स्टार्स और अर्थ जैसे प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि एलियंस कुछ ज्यादा ही एलियंस हो। हम रेडियो सिग्नल्स को सुनते रहते हैं क्योंकि अर्थ पर वो हमारे लिए कॉमन तरीका है कम्युनिकेशन का, लेकिन उसकी काफी पॉसिबिलिटी है कि एडवांस सिविलाइजेशन इस टाइप के कम्युनिकेशन को यूज ही ना कर रही हो। ये भी हो सकता है कि हमारे अब तक इंटेलिजेंट लाइफ नहीं ढूंढ पाने के पीछे वही सेम रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स काफी बड़ा है जिसकी हम ह्यूमंस कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे इतनी बड़ी है कि लाइट को भी लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे इसे क्रॉस करने में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो कि यूनिवर्स का पार्ट है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स डायामीटर में फैला हुआ है, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं। इसीलिए ये सरप्राइजिंग नहीं कि हम कोई एलियन सिविलाइजेशन अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा यूनिवर्स ही काफी बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल अगर कोई क्यूरियस एलियन पास की एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे अर्थ से भेजा हुआ सिग्नल रिसीव करने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा का डिस्टेंस 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का है और इसी वजह से आज उस एलियन को अर्थ जैसा हम देख रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं दिखेगी, बल्कि 2.5 मिलियन ईयर्स पहले जैसी दिखेगी। और उस टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। स्पेस में हम जितना दूर जाएंगे हमें उतनी ही ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन ढूंढनी होगी। तो क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है और शायद हमें थोड़ा और ज्यादा इंतजार करना होगा।